अच्छा, अब जो 41 वाला एमसीक्यूज है ना, इसके में क्या है, नॉर्मल एल्वियोलर वेंटिलेशन है, ठीक है। उसमें जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो किससे स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो किसकी वजह से हमें कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रहा है, सारा कुछ वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन किसकी वजह से करवा रहा है। तो देखो जो ऑक्सीजन है ना वो वीनस ब्लड के अंदर होती नहीं है, जो CO2 है वो आर्टेरियल ब्लड के अंदर नहीं होती, ठीक है। होती है लेकिन मतलब इतनी नहीं होती कि उसको हम लोग एज अ स्टिमुलस लें, ठीक है। और ऑटो कंसंट्रेशन जो है वो आर्टेरियल ब्लड के अंदर एक होना नॉर्मल बात है, इसके लिए हमें कोई मतलब इनहेल एक्सहेल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अच्छी बात है। और जो CO2 कंसंट्रेशन है वो वेनस ब्लड के अंदर है, तो फिर इसकी वजह से सारी बात है हमें सांस लेना पड़ेगा ताकि उसे निकाला जा सके, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ये बात करते हैं कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना वो इनमें से किसके ऊपर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो देखो वो क्या कहते हैं ना, पछताए क्या हो जब चिड़िया छुप गई खेत, ठीक है। तो जो ब्रोंकियोल्स होते हैं ना वो लंग्स के अंदर एंटर कर चुके हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें लंग्स के क्या है बाहर है, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें लंग्स के बाहर है तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, जब अंदर चले गए तब फायदे ही क्या, फिर फिल्ट्रेशन का, तो अंदर फिल्ट्रेशन नहीं होनी। अब जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं उनकी जो है ये इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, उनके डिफ्यूजन, ठीक है। तो देखो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेस्पिरेटरी गैसेज कैसे डिफ्यूज़ होंगी, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा डिफ्यूज़ होंगी, तो यहाँ पे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर कंसनट्रेशन में फ़र्क ज़्यादा होगा तो भी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, अगर जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा होगा तो भी डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मेम्ब्रेन ही थिक हो गई, ठीक है, थिक मेम्ब्रेन है तो यहाँ से उसने गुजरना कैसा से नहीं गुजरना, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो कौन सा फंक्शन है जो नेजल कैविटी नहीं करती, तो पीएच एडजस्टमेंट नहीं कर सकती, वहाँ पे कोई केमिकल वाला काम नहीं हो रहा होता। अच्छा, इसके अलावा अगला एमसीक्यूज है कि जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कार्टिलेज मौजूद है, ठीक है। और वो कहाँ पे मौजूद है, ट्रैकिया के अपर एंड पे, मतलब मेरे पास ये ट्रैकिया आ गया और यहाँ पे मेरे पास क्या मौजूद है, ये मेरे पास रहता है लेरिंग्स, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ है, मस्कुलरली कंट्रोल्ड कार्टिलेज, ऐसा कौन सा कार्टिलेज है जिसको मसल्स कंट्रोल कर रहा है, उसका हिंज लाइक एक्शन है, ठीक है। और इसके अलावा वो क्या है, लिरिक्स के ऊपर वाली साइड पे मौजूद है, तो वो कौन सा होता है, एपिग्लोटिस। असल में ये देखो जब हमारे पास लिरिक्स होता है ना, वो ये मेरे पास लिरिक्स है, उसकी जो ओपनिंग है उसको ग्लोटिस कहते हैं। यहाँ मेरे पास वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है। और जो वोकल कॉर्ड्स है उसके ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा होता है, यहाँ पे आ रहा होता है वो एपिग्लोटिस, ठीक है, ताकि जो हमारा फूड है वो विंड पाइप के अंदर ना जाए बल्कि कहाँ पे जाए, इसोफेगस की तरफ को जाए, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये वाला जो नोज टू थ्रोट ओपनिंग है उसको क्लोज कौन कर रहा होता है, मतलब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये नेजल कैविटी, ठीक है, ये नेजल कैविटी है, ठीक है। और नेजल कैविटी के बाद यहाँ पे क्या हो रहा होता है, फेरिंग्स वगैरह ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होती है ऑयल कैविटी। अब देखो नेजल कैविटी और फेरिंग्स ये दोनों चीज़ें, जो फेरिंग्स है ना उसको थ्रोट कहते हैं और जो नेजल कैविटी है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे जो क्लोज करने के लिए होगा वो क्या होगा, ये हमारी ऑयल कैविटी है, तो ऑयल कैविटी की वजह से सॉफ्ट पैलेट होगा। अच्छा, अगला एमसीक्यूज है, ऐसी कौन सी कैविटी है जिसके इर्द गिर्द रिब्स और डायफ्राम होते हैं, मतलब उसने रिब्स के अंदर की जगह की बात की कि वो क्या होती है। तो देखो जो एब्डोमिनल कैविटी है ना वो असल में होती है हमारी बेली वाली साइड पे, ठीक है। तो ये कौन सी होती है थोरेसिक कैविटी, ठीक है। जैसे अब हम लोग को पढ़ते होते हैं हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, एब्डोमेन लास्ट वाला पार्ट होता है, थोरैक्स दरमियान वाला होता है। हमें पता है कि जो हमारी चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, वो थोड़ी ऊपर वाली साइड में मौजूद होती है। जो ब्रोंकियोल्स है उनके अंदर कार्टिलेज नहीं होता, ठीक है। ब्रोंकियोल्स के अंदर कार्टिलेज नहीं होता, उनके अंदर मसल्स होते हैं, ये यहाँ पे हैवी सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। उनका डायमीटर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर का, 1 मिलीमीटर का होता है, सॉरी, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद है फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लंग्स आर ईयर सैक्स एल्विलाई। अब देखो ईयर सैक्स जो है ना वो असल में उसके यूनिट्स है, मतलब ईयर सैक्स ये मैं बना आगे दिखा देती हूँ। ये मेरे पास है एल्विलर डक्ट, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक ईयर सैक्स, ठीक है। अब ये जो ईयर सैक्स है इसके अंदर ये जो चीज़ है ना ये क्या है, ये एक एल्विलाई, ये दूसरा एल्विलाई, तो ये सारे क्या है, ये एल्विलाई है। अब एल्विलाई नहीं है असल में ईयर सैक्स है, ठीक है। जो एक एयर सैक्स है उसमें क्या होते हैं, सिविल माइक्रोस्कोपिक एल्विलाई होते हैं, जो कि कैसे होता है, सिंगल लेयर्ड होते हैं। अगर नहीं पता यहाँ से देख लो। अच्छा, इसके अलावा अब अगली बात जो है वो क्या है कि जो स्केलेटल मसल की शीट है, पहली बात तो ये देखो स्केलेटल मसल की शीट है, ठीक है, जो कि चेस्ट कैविटी की जो फ्लोर है उसको बना रही है, ठीक है। चेस्ट कैविटी का क्या बना रही है, फ्लोर बना रही है। चेस्ट कैविटी का फ्लोर बनाने वाली जो स्केलेटल मसल की शीट है उसको क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। अब जो पेरिटोनियम है वो आती है लेकिन उसका ताल्लुक होता है हमारे एब्डोमिनल के साथ, ठीक है, एब्डोमिन के साथ होता है। और जो सिरोसा है वो तो वैसे ही वहाँ पे नहीं होती, वो तो उसके अंदर लेयर होती है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो इंटेस्टाइन्स होती हैं या मतलब बाकी चीज़ें होती हैं उनमें लेयर होती है। और जो प्लूरा है वो तो वैसे ही लंग्स की है, ठीक है।
यहाँ पे नहीं आएगी, चेस्ट कैविटी का फ्लोर नहीं होती। अच्छा, अब इसके बाद वो बात करते हैं कि अफिनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की, तो सबसे ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, अगर कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई तो ऑक्सीजन ने भी उतर जाना है, CO2 ने भी उतर जाना है, सिर्फ इसने जुड़ना है, और जब इसने जुड़ना है तो बंदे ने फोत हो जाना है। इसके अलावा CO2 जो है ना वो ज़्यादा जुड़ती है O2 की निस्बत, ठीक है। और सबसे कम जो जुड़ने की कैपेसिटी है ना वो ऑक्सीजन की है। इसी वजह से हम कह रहे होते हैं कि अगर कंसनट्रेशन CO2 की ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन जो है वो उतर जाती है। अब जो ब्रीथिंग है वो क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है, और वो किस किस के ऊपर कितने फेजेस के ऊपर मुनसर होता है, 2 फेजेस के अंदर होता है, ठीक है। अब इंस्पायरेशन के अंदर जो है वो फ्रेश एयर क्या आती है, अंदर की तरफ आती है, ठीक है। अब वो जो अंदर की तरफ आने वाली फ्रेश एयर है उसके अंदर एक तो क्या है, नाइट्रोजन है, एक है ऑक्सीजन, बाकी की तो हमने बात ही नहीं करनी। तो उसके अंदर हाई परसेंटेज किसकी होती है, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर हाई परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की नहीं होती। ऑक्सीजन उसके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपेयर करें तो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर पूरी एयर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, नाइट्रोजन की। अब जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन क्या है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, अच्छा देखो प्रेशर क्या जो हमें फॉर्मूला पता है वो क्या है, P इज इक्वल टू F/A। तो सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ पे लगा रहा है, जहाँ पे एरिया सबसे थोड़ा है, ठीक है। एरिया सबसे थोड़ा किधर है वही देख लो बस। अच्छा, एक तो हमारे पास हो जाते हैं ये इंस्पायर्ड एयर, ठीक है। इंस्पायर्ड एयर जो है वो कहाँ से आ रही है, हमारे लंग्स वाली साइड से, ठीक है। और अगर हम बात करें एल्विलर एयर की तो देखो जो एल्विलर एयर है ना वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है ना एरिया वो हो जाता है ज़्यादा। एरिया ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे इतने सारे होते हैं, इसकी वजह से एरिया ज़्यादा हो जाता है। ब्लड की बात करें तो वहाँ पे भी कम जगह कैपिलरी वगैरह ना जाए, तो यहाँ पे बात करेंगे इंस्पायर्ड एयर की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनमें से कौन सा है जो कि पैसिव रोल प्ले कर रहा होता है ब्रीथिंग के दौरान, तो लंग्स पैसिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। हम कहते हैं लंग्स पैसिव रोल कैसे प्ले कर रहे हैं, अच्छा देखो जो कॉन्ट्रैक्ट करना है ना वो किसका काम होता है, वो होता है मसल्स का काम। लंग्स के अंदर मसल्स नहीं होते, लंग्स होते हैं स्पंजी, ठीक है। तो जब लंग्स के अंदर मसल्स होते हैं वो स्पंजी होते हैं, और इसके अलावा जो मसल्स हैं वो किसके अंदर है, इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम मसल्स हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं या जो एक्टिव होने वाला काम कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, मसल्स कर रहे हैं। लंग्स सारा काम जो स्पंजी है तो इस वजह से वो सारा काम पैसिवली ही कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन को जो फैसिलिटेट कर रहा है रिलीज होने में, वो क्या कर रहा है, देखो सारे कर रहे हैं सिवाय किसके, ठीक है। तो वो कौन है, वो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है। अगर CO2 ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिटैच हो जाएगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो उतर जाएगी, ठीक है। और अगर एसिडिटी ज़्यादा होगी, एसिडिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि H+ आयंस अगर ज़्यादा होंगे तो भी क्या होगा, ऑक्सीजन उतर जाएगी, और जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ H+ जुड़ेंगे और हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देंगे। लेकिन अगर pH हाई है तो इसका मतलब क्या है कि pH एसिडिक नहीं है, pH हाई होने का मतलब है pH बेसिक है। pH बेसिक है तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन थोड़े हैं, हाइड्रोजन आयन थोड़े हैं तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो जुड़ी रहेगी। अच्छा, हम इनमें से कौन सा जो है वो जो है ना मतलब ब्लड का पाथ दिखाता है लंग्स को छोड़ने के बाद, ठीक है। लंग्स को छोड़ेगा तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, सबसे पहले पल्मोनरी वेन आती है, ये देखो पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन के बाद वो नेक्स्ट किस में रहती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाती है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के बाद जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो नेक्स्ट जाती है एओर्टा के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा बात है, वही वाला जो उनसे मैं की भी बात की, ठीक है। अच्छा, इनहेलेशन के बाद सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेशर कौन सा होता है, वो बिल्कुल यहीं पे देखो जो सा हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ब्लड है, एल्विल है, यहाँ देखो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है ना वो ए के अंदर होगा, मतलब जैसे जैसे अंदर आता रहता है ना वैसे वैसे प्रेशर कम होता रहता है, बस इस बात को याद रखो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।